नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और आज विशेष कर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, भूमि संबंधी कानून, जो जेपीएससी पेपर 2 के लिए मतलब क्या कहते हैं, यहाँ से 12 प्रश्न है। ठीक है, जेपीएससी का पेपर 2 जिसमें से झारखंड जीके का 100 प्रश्न है, जिसको एक सिलेबस वाइज से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो उसी में से भूमि संबंधी जो कानून है, इसमें कितना प्रश्न है, 12 प्रश्न है। और इसका वर्ड भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बेस के साथ मतलब इसको पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा कि 12 प्रश्न में 12 प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। और 12 इंटू 2 आपका कितना हो जाए, 24 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो इसमें से एक आपको पढ़ना है सीएनटी पढ़ना है भूमि संबंधी कानून में, एक आपको एसपीटी पढ़ना है। तो सीएनटी में आपका कितना प्रश्न होगा, 5 प्रश्न होगा, और एसपीटी में कितना प्रश्न होगा, 5 प्रश्न होगा। उसके बाद अन्य जो जितने कानून हैं उसमें आपका कितना प्रश्न होगा, 2 प्रश्न होगा। कुल मिला के 12 प्रश्न होगा, अर्थात 24 मार्क्स का होगा। तो इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आज क्या देखेंगे, ये कानून, भूमि संबंधी कानून आने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या पृष्ठभूमि रहा है, उसको देखेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो खास करके यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने भाइयों में, दोस्तों में, और जो भी बहन है उनमें। इनसे क्या होगा कि ये टॉपिक हर किसी का एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और आज मतलब ये पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए आप शेयर या वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, तो देखिए भूमि संबंधी कानून, भूमि विवाद जो है, देखिए भूमि विवाद जो है वर्षों से चल रहा है और चलते रहेगा। यह एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा मामला है जिसका विवाद आज तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ। चाहे वह भाई भाई के बीच में भूमि के संबंधित विवाद का हो, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच के हो, भारत चीन के बीच को। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा क्या है, कश्मीर को लेकर। भारत सेना का मुख्य मुद्दा क्या है, डोकलाम हो गया, या तो अन्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ज़मीन का जो मुद्दा है ये आसानी से सॉल्व, मतलब मान के चलिए कि सॉल्व होने लायक मुद्दा है ही नहीं। ज़मीन के मुद्दा में एक भाई अपने सगे भाई का जान लेने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा ही मामला है। तो उसी में हम लोग देखेंगे, भूमि संबंधी कानून देखेंगे। इसमें से आपको देखना है सीएनटी एक्ट। तो सीएनटी एक्ट क्या होता है, सीएनटी समझिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। एक बैकग्राउंड है, इस वीडियो को पूरा लगातार देखिए बिना स्किप किए हुए। जब बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, ये आपका पार्ट 1 है, जब ये बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो इसके बाद सीएनटी का 4-5 वीडियो आएगा, फिर आपका एसपीटी का आएगा, फिर आपका अन्य जो है। तो जब बैकग्राउंड ही आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे धारा, अध्याय, धारक, भूधारक, हित, किसान, रैयत, काश्तकार, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप देखें, बढ़िया से देखें। देखिए पहले समझिए सीएनटी का मतलब क्या था, सी से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये आपका लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। ये डायरेक्टली फैक्ट से पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर मतलब ये तो हेडिंग हो गया, एक टॉपिक है, इस टॉपिक से 5 प्रश्न है। तो आज बैकग्राउंड केवल है। इसके बाद आपका एसपीटी से क्या हो गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। यह आपका लागू हुआ था 1949 में। ये 5-5-10 प्रश्न यहाँ से होगा। इसके बाद आपका रहेगा विल्किंसन रूल। ठीक है, विल्किंसन रूल जो कि आपका 1837 में आया। इसके बाद भूमि सुधार अधिनियम 1950, झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961, भू अर्जन अधिनियम 2013, और सीएनटी अमेंडमेंट एक्ट 2016। दरअसल सीएनटी जो 1908 में लागू हुआ था, उसी में जब रघुवर दास का सरकार था 2016 में, तो उसमें संशोधन हुआ। और ये ऐसा संशोधन हुआ जो बहुत विवादों से घिरा रहा, इतना विवादों से घिरा रहा कि क्या कह सकते हैं इसको। उस विवाद को भी हम लोग देखेंगे कि 1908 के सीएनटी एक्ट में क्या कानून था और 2016 के जो मतलब संशोधन हुआ उसमें क्या संशोधन हुआ। तो ये आप देखें। तो सबसे पहले आप इसका डेट याद रख लें, कब कौन कानून लागू हुआ। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये सीएनटी कानून, सीएनटी एक्ट जो है छोटा नागपुर, देखिए झारखंड में आपका 5 प्रमंडल है।
अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो जियोग्राफी का संपूर्ण मतलब लगभग जियोग्राफी का वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट से जाकर क्या करें सारा वीडियो को देखें। तो आपको वहाँ बताया गया है कि भूगोल में 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो 5 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में जो रूल्स लागू है उसको लोग कहते हैं CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और एक प्रमंडल जो लोग कहते हैं संथाल परगना, वहाँ पे आपका लागू है SPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, अभी तो आप पढ़े भी नहीं हैं, ये CNT एक्ट पढ़े भी नहीं है, अभी तो बैकग्राउंड चल रहा है, पृष्ठभूमि चल रहा है, क्यों आया कानून ये आप देखिएगा, आज कानून क्यों आया ये देखिएगा। तो CNT एक्ट क्या है, गुड है कि बैड है, पहले इसकी चर्चा करेंगे कि CNT एक्ट क्या है, ये अच्छा कानून है कि खराब कानून है। तो बता दें कि CNT एक्ट जो है यह बहुत ही बढ़िया कानून है। अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको लगता होगा कि बढ़िया कैसे है, तो देखिए बताते हैं। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि CNT एक्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर CNT एक्ट नहीं आता, ये जो CNT एक्ट है आदिवासियों की, यहाँ की जो जनजाति है, झारखंड जंगल झाड़ का प्रदेश है और यहाँ पे जनजातियों का प्रदेश है, और आदिवासियों की हित के लिए कानून बनाया गया था, झारखंडियों की हित के लिए, उसके कल्याण के लिए कानून बनाया गया था। अगर CNT नहीं बनता, अगर CNT नहीं बनता तो जो सेठ लोग होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो भूमाफिया होते हैं, जो आज नेता बनकर बैठे हुए हैं, वो सब क्या करते, जो आदिवासियों की ज़मीन थी उसे क्या कर लेते, हड़प लेते। अगर CNT एक्ट नहीं आता तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आज तो बैकग्राउंड है कि आखिर वो CNT एक्ट में कैसा कानून है कि आदिवासियों की ज़मीन का रक्षा किया गया और सेठ महाजन साहूकार भूमाफिया नेता उसके ज़मीन को हड़प नहीं पाए। हालांकि उसके बावजूद भी इसमें जब संशोधन हुआ तो पूरा झारखंड में ये हंगामा हुआ था 2016 में, तो सारा चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कानून आया तो सिंपल सी बात, कोई कानून क्यों आता है, कानून आने से पहले मान लीजिए कि हमारे देश में एक अभी प्रेजेंट टाइम में बलात्कार का घटना ज़्यादा घट रहा है, तो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी कि जो बलात्कार या रेप का घटना में आरोपी होगा उसे चौराहे में फांसी दे दी जाएगी। ऐसा बिल पास हो जाएगा संसद में, उसके बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा तो वह कानून बन जाएगा। तो कानून लाने की जरूरत कब क्यों पड़ती, क्योंकि उसके पहले कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटता है, तब कानून लाने की ज़रूरत होती है। अगर अप्रिय घटना नहीं होता तो शायद कानून का भी ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। तो हमारे झारखंड में कुछ प्रथा थी, कुछ ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, हमारे रीति रिवाज था, तो इसको देखेंगे। दरअसल झारखंड हम बताएं कि ये जंगलों का प्रदेश है, कहा जाता है जल जंगल और ज़मीन, जल जंगल और ज़मीन। तो जंगल भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और ज़मीन, ये खास करके देखेंगे। तो झारखंड जंगल का प्रदेश है और यहाँ पे क्या होगा, आदिवासी बहुत सारे आदिवासी, अभी आपको 32 प्रकार की आदिवासियां हैं, जनजातियां हैं। कोई रोहतास से चलकर यहाँ पे आया, कि कोई कैमूर की पहाड़ी से चलकर पे आया, कोई दक्कन के पठार से यहाँ पर आया, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जनजातियां आकर झारखंड में प्रवेश किए, और उनमें से सबसे पहले अगर कोई आया तो वह आपका क्या था, मुंडा। यही मुंडा जिन्होंने झारखंड निर्माण का कार्य शुरू किया है। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो झारखंड का पहला वीडियो देखें इतिहास में, ठीक है। वहाँ बताया गया कि किस तरह से 21,000 मुंडा रीता मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पहुँचे थे और जंगलों की कटाई कर दिए। जंगलों की कटाई करने का मतलब क्या है, देखिए ये एक प्लॉट है, प्लॉट का मतलब ज़मीन, ठीक है, ज़मीन, ठीक। अब इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ है, तो मुंडा लोग यहाँ पर आए और ज़मीन को काट दिया, ठीक है, सॉरी जंगल को काट दिए। और जंगल को काटने के बाद, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकेले नहीं थे, वो सामूहिक रूप से आए और जंगल को काटने के बाद मान लीजिए कि इसमें 6 आदमी आए एक ग्रुप में, ठीक है, और यहाँ पे जितने जंगल था उसको काट दिया और इसको 6 भाग में क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। 6 भाग में बंटवारा कर दिया। एक मान लीजिए ए परिवार है, बी परिवार है, सी परिवार है, डी परिवार है और ए परिवार है, एफ परिवार है। इस तरह से 6 परिवार, यहाँ पे 6 मुंडा लोग बस गए। तो जंगल को काट कर उन्होंने जो जमीन बनाया, उसी प्रथा को हम लोग कहते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं खुटकुटी। क्या कहते हैं, खुटकुटी। आप समझिए कि ये सब जमीन बनाया, बाद में लोग आगे देखेंगे किस तरह से इस पर लगान लगाया जाता है। इसका ज़मीन से का जो अधिकार है, जिन्होंने ज़मीन का बनाया उसका अधिकार को वंचित कर दिया जाता है, और किस तरह से ये लोग परेशान होते हैं और विद्रोह कर उठते, मतलब हथियार उठाते हैं और विद्रोह करते हैं। तत्पश्चात अंग्रेज़ों को मतलब परेशान होकर CNT लाना पड़ता है। तो पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए परिचय चल रहा है। तो आप ये भी यहाँ देखिए कि खुटकुटी क्या है, मुंडाओं ने जंगल को काटा और ज़मीन बनाया, उसी को खुटकुटी कहते हैं। चलिए, भुइहरी क्या है, भुइहरी कुछ नया चीज़ नहीं है। जिस तरह से मुंडा एक जनजाति, उसी प्रकार से युराव भी है, युराव है।
तो युराओं द्वारा बनाया गया ज़मीन को, जंगल काट कर बनाया गया ज़मीन को क्या कहते हैं? भूहरी ज़मीन कहते हैं। आधा रखिएगा, तो फैक्ट से पूछ दिया जाएगा, एकदम डायरेक्ट फैक्ट क्या कि युराओं ने जो भूमि का निर्माण किया भूहरी, मुंडाओं ने किया उसे खुटकुटी। अब देखिए कोड़कर क्या होता था? कोड़कर होता था, ये जंगल को नहीं, ये ध्यान रखिए, ये जंगल को नहीं काटता था। कोड़कर जैसे परती जमीन होता था जिसको हम लोग टाड़ कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता था, उसको लोग क्या करते थे? कोड़ते थे। उस समय की बात है जब लोग बैल से खेती नहीं करते थे, कहने का मतलब हल से नहीं होता था, कोड़ते थे। कुदाल हो गया, या तो फिर आप प्राचीन भारत में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे साधन थे जिससे ज़मीन को कोड़ते थे, और ज़मीन को कोड़कर, ज़मीन को चौरस करके उसमें धान की खेती करते थे। खास करके कोड़कर भूमि में धान की खेती करते थे। और कोड़कर क्या कहते हैं, जनजाति नहीं, मतलब अधिकतर सदानों का हुआ करता था। और वो परती ज़मीन को कोड़कर धान की खेती करते थे। और परती ज़मीन, आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में परती ज़मीन जो टाड़ होता है उसी को हम लोग आज कहते हैं गैर मजरूआ। क्या कहते हैं? गैर मजरूआ। ये दरअसल कोड़कर जो होता था सरकार की ज़मीन होती थी, और जो कोड़ कर खेती करता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैर मजरूआ कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप मान लीजिए कि कोई गैर मजरूआ ज़मीन है, कोई परती टाड़ है, वहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, आप घर बना लिए, रहने लगे, आपका मृत्यु हो गया, आपका बेटा 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 बेटा, इस तरह से काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद आपको अगर कोई वहाँ से विस्थापित करता है तो विद्रोह का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी क्या चाहते थे कि जो लोग गैर मजरूआ ज़मीन में था, सरकारी ज़मीन में है, उसको उस ज़मीन का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन शर्त रहेगा, शर्त क्या कि आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते, आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते। तो जो गैर मजरूआ ज़मीन था, जो कोड़कर था, उसको अधिकार दे कि यह ज़मीन आपका है। इसलिए सरकार ने उसका ज़मीन को म्यूटेशन करवा दिया। अब म्यूटेशन करवा दिया तो लोग क्या करवाने लगे? उसका रसीद कटवाने लगे, और रसीद कटाने के बाद फिर उसको बेचने लगे। तो फिर हम लोग ये देखेंगे आखिर कौन सा ज़मीन को बेच सकते हैं, क्या गैर मजरूआ को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे CNT में। बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे कि 12 कुल मिला के जो 12 प्रश्न है भविष्य संबंधी, 12 अगर टच नहीं किया तो फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका एक आता है वनगांव। वनगांव क्या होता है? दरअसल ये जंगल से जो उत्पाद, आप जिस जंगल में रह रहे हैं आपका अधिकार उस क्षेत्र में होता है, और वहाँ से जो आप उत्पाद जंगल से बोते, जैसे कि महुआ का फूल फल हो गया या उसका लकड़ी हो गया, तो उसका प्रयोग करना, और उस पर भी अगर कोई बाहरी आकर प्रतिबंध करे तो वनगांव का मतलब आप इतना समझिए, वनगांव का मतलब इतना समझिए कि बिना राजस्व दिए, बिना रेवेन्यू दिए, बिना टैक्स दिए आप ज़मीन से प्राप्त जो प्रमुख उत्पाद है या जो गौण उत्पाद है उसे आप प्राप्त कर रहे हैं, उसे लोग वनगांव कहते हैं। समझिएगा। मंझियस किसे कहते हैं? मंझियस भूमि किसे कहते हैं? मंझियस भूमि वैसा ज़मीन को कहते हैं जो स्थानीय ज़मींदार, देखिए ज़मींदार दो प्रकार से होते थे। जब हमारे देश में राजा और प्रजा का सिस्टम चल रहा था उस समय जो ज़मींदार होते थे वो हमारे लोकल के ज़मींदार होते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का आगमन होते गया यहाँ के ज़मींदारों को मतलब वैल्यू ख़त्म हो गया, और जो ज़मींदार होते थे उसे अंग्रेज़ बनाया करते थे। ठीक है, तो स्थानीय ज़मींदार की जो ज़मीन होती थी उसे हम लोग कहते हैं मंझियस भूमि। तो यहाँ तक आपने समझा कि जब ये सब कानून नहीं बना था, अंग्रेज़ों का आगमन नहीं हुआ था, मुगलों का आगमन नहीं हुआ था, सल्तनतों का आगमन नहीं हुआ था, उस समय मुंडा लोग का जो ज़मीन था खुटकुटी कहते हैं, उरांव का भुहरी कहते हैं, धान के लिए जो सदान लोग करते हैं कोड़कर कहते हैं, और वनगांव जो होता था जंगल होता था, जहाँ इसके बाद मंझियस जो होता है स्थानीय ज़मींदार की ज़मीन होता था। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे ना तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, और इतना आसानी से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब होता क्या है, देखिए बाद में इसका ज़मीन में क्या होता है, टैक्स लग जाता है। देखिए बाद में इसका ज़मीन में टैक्स लग जाता है, लगान लग जाता है। अंग्रेज का जब आगमन होता है देखेंगे कैसे लगता है कि देखिए आपका ज़मीन ठीक है, आप रखिए, आप खेती कीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको लगान देना होगा। और अगर देखिए तो ज़मीन का अधिकतर और परंतु वो बेच नहीं सकता था। कहने का मतलब ये गैर मजरूआ का है। गैर मजरूआ में क्या आप ज़मीन का अधिकार कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अब देखेंगे प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल ये हमारे यहाँ का प्रथा था, लेकिन अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तब तो ये प्रथा का मतलब क्या हनन हुआ। तो ये देखेंगे प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून को। ठीक है, 23 जून 1757 को बंगाल में गंगा नदी के किनारे, ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध में एक होता है पूर्ण रूपेण और एक होता है आंशिक रूपेण। आंशिक रूपेण का मतलब क्या है? पूरी तरह से नहीं।
तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जब युद्ध होता है प्लासी में, तो सिराजुद्दौला हार जाता है और यह प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का अधिकार भारत में हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। हालांकि प्लासी का युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है। तो इसका डिटेल्स जानने के लिए आप क्या करें, आधुनिक भारत का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ आप देख लें। इसके बाद होता है 1764 में 22 दिसंबर को, ठीक है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध बक्सर में लड़ा गया था। इसमें से एक तरफ अंग्रेज सेना जिसका नाम नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और दिल्ली के नवाब थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों थे। एक तरफ 3 राजा थे और एक तरफ जो थे हेक्टर मुनरो थे। ये दोनों के बीच बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध में मीर कासिम हार जाते, और जैसे ही युद्ध हारता है अंग्रेज़ों का पूरी तरह से अधिकार भारत में हो जाता है। सोचिए, जो अंग्रेज अपने व्यापार के उद्देश्य से आए थे वह भारत में अपना अधिकार, अपना शासन, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसके बाद जस्ट उसके 1 साल के बाद 12 अगस्त 1765, याद रखिएगा, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डेट, इतिहास का टर्निंग पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच। तो इसके पहले आप क्या करें कि आप बक्सर का युद्ध को भी देख लें प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच, और यह एक ऐसा संधि था, देखिएगा, कि संधि के तहत बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के पास चला जाता है, अर्थात शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों को बंगाल का दीवानी अधिकार दे देते हैं। और आपको बताते हैं अंग्रेज़ ऐसा चक्रव्यूह रचे, दीवानी अधिकार ले लिए लेकिन प्रशासनिक अधिकार नहीं लिया। प्रशासनिक अधिकार जो यहाँ के क्षेत्रीय जो राजा होता था, देखिए हमने अधिकार को लिखा भी है, जो यहाँ के क्षेत्रीय राजा होते थे उसको प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया, और खुद अंग्रेज दीवानी अधिकार ले लिए बंगाल में। तो बंगाल उसमें कॉम्बाइंड था, संयुक्त था, बिहार उसी में था, छत्तीसगढ़ भी उसी में था, उड़ीसा भी उसी में था, झारखंड भी उसी में था। तो हम लोग झारखंड है तो झारखंड पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ना पड़ रहा है। तो जब बंगाल में दीवानी अधिकार मिला था, इस क्षेत्र में भी दीवानी अधिकार उसको मिल गया। दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों ने इसलिए लिया क्योंकि दीवानी अधिकार से ही, दीवानी अधिकार क्या होता है, देखिए, दीवानी अधिकार का मतलब होता है ज़मीन से संबंधित अधिकार, भूमि संबंधी अधिकार। तो भूमि संबंधी अधिकार जिससे लगान मिलता वो अधिकार अपने ले लिए, और प्रशासनिक अधिकार यहाँ के राजाओं को दे दिए। इसके बाद जब इस सबको दीवानी अधिकार मिल गया, अंग्रेज़ों को जब दीवानी अधिकार मिल गया, तब उसने क्या किया, अपना रणनीति स्टार्ट किया, रणनीति शुरुआत किया कि जो जमींदार होते थे, जो जमींदार से पहले हम लोग राजा की बात करेंगे, ठीक है। जो राजा होते थे उसको मालिक बना दिया गया, राजा को, कि आप एक क्षेत्र का मालिक हैं और आपको लगान लेकर किसानों से, यहाँ के जनजातियों से लगान लेकर हमें देना है। देखिए, अंग्रेज कुछ नहीं कर रहा है, राजाओं को जनता से, किसानों से, जनजातियों से, आदिवासियों से लगान लेकर अंग्रेज़ों को देने होता है। ये कब हुआ, शाह आलम द्वितीय के मतलब क्या कहते हैं, इलाहाबाद संधि करने के बाद। और सोचिए 1765 से पहले अंग्रेज लगान नहीं लेते थे, लगान लेते थे यहाँ के राजा और प्रजा में सिस्टम था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद फिर ज़मींदार बना दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ज़मींदार बीच में आ जाता है आपका ज़मींदार। ज़मींदार क्या करता है, यहाँ की जनजातियों से लगान लेता है और अंग्रेज़ को देता है। इसके बाद अंग्रेज़ ये भी चाहते हैं कि जो राजा पहले से पद में है उसको अपदस्थ किया जाए, क्योंकि हम जिसको राजा बनाएंगे वो हमारे अनुसार से लगान देगा, हमारे मनमानी के अनुसार चलेगा, हमारा नियम चलेगा, लेकिन जो पहले से राजा बना है वो हमारे अनुसार से लगान नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले वो क्या करते, झारखंड के जितने भी क्षेत्र होते हैं हर जगह राजाओं को चेंज करते हैं। और एग्जाम्पल इसका है 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके गद्दी में नीमू ढाल को बैठाया जाता है। याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके नीमू ढाल को बैठाया जाता है। तत्पश्चात केमक ने क्या किया, पलामू के जो राजा थे चित्रजीत राय,
चित्रजीत राय, उसको हटा करके गोपाल राय को राजा बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, मुकुंद सिंह जो कि रामगढ़ के राजा थे, मुकुंद सिंह को हटाकर तेज सिंह को राजा बनाया जाता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितने भी राजा हैं, सब राजाओं को अपदस्थ करके अंग्रेज अपने अनुसार अपना पसंद के व्यक्ति को राजा बना रहे हैं, ताकि वो हम जो लगान बोले वह उतना लगान दे। और ये व्यवस्था 1771 में दर्प नारायण, जो कि एक नागवंशी राजा थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया इस प्रथा को, इस दीवानी प्रथा को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने एक दीवानी प्रथा के तहत 12,000 रुपया सालाना अंग्रेज़ों को देने के लिए तैयार हुआ। अब वो 12,000 किससे प्राप्त करेगा? यहाँ के जनजातियों से जो खेती करते हैं लगान के तौर पर। और इतना ज़्यादा लगान देने में वो कहाँ से लेता? जनजातियों से लेता। और वो जनजाति देने में क्या होते थे? असक्षम होते थे, सक्षम नहीं होते थे, जो धीरे धीरे एक विद्रोह का कारण बनते गया। इसके बाद देखिए 1793 में इतिहास बनता है जमींदारी बंदोबस्त अथा एक लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त। देखिए अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब वीडियो आधुनिक भारत में अपलोड है, आप वहाँ डिटेल्स देखेंगे। यहाँ हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये बैकग्राउंड बताना चाह रहे हैं कि सीएनटी क्यों लाया गया। ठीक है, तो जब जमीन संबंधी अधिकार मिल गया और क्या कहते हैं लॉर्ड कर्नवालिस को जब जमींदारी व्यवस्था लगा तो जमींदार बीच में आ गया। अब ऐसा सिचुएशन में जमींदार को एक टारगेट दिया जाता था कि आपको लगान इतना प्रतिशत या तो 90% उठा के देना है। और जमींदार क्या करते थे, यहाँ देखिए, मतलब जमींदार क्या करते थे कि जो जनजाति, जो किसान लगान नहीं दे पाते थे, उसका ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, इसका ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। और यहाँ की जनजातियों को जब ज़मीन नीलाम कर दिया जाता था तो बाहर से आने लगे लोग। बाहर से कौन? वही उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, इधर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आने, जो भी झारखंड के पड़ोसी राज्य थे, बाहर से लोग आने लगे। और यहाँ के जनजातियों का जो ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी वह ज़मीन खरीदने लगे। और वहाँ पर देखिए, वो जो बाहर से लोग आते थे, वो क्या कहते थे कि आप ज़मीन नीलाम कीजिए, हम ज़मीन लेंगे, और हम जब ज़मीन लेंगे तो हम उचित मात्रा में आपको लगान देंगे। और इस तरह से यहाँ जिन्होंने ज़मीन जंगल काट कर जिन्होंने ज़मीन बनाया, उसी का ज़मीन क्या कर दिया गया, मतलब ये नीलाम कर दिया गया, उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह भी एक विद्रोह का कारण बना। इस तरह से उसका अधिकार वंचित किया गया। और इतना ही नहीं, 1824 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में ये सब चीज़ याद रखिएगा। 1824 में पुच्चय कर लगा दिया। अब पुच्चय कर क्या होता है? पुच्चय कर जैसे कि हड़िया होता है। हड़िया क्या? जैसे कि बासी जो चावल होता है, चावल को मतलब गला उला के मतलब बनाते हैं, एक तरह से शराब है ये। और क्या कहते हैं, आदिवासियों की जनजातियों का प्रिय पदार्थ है, जो पीने में काम आता है, पीने के लिए यूज़ करते हैं मतलब। और साथ ही तपान के लिए पूजा पाठ में, संथालों में, जितने भी जनजातियाँ हैं उनमें बिना तपान का, बिना ये हड़िया का कोई भी पूजा मतलब शुभ नहीं माना जाता है। इतना महत्व हड़िया का है। और उस हड़िया में, उस पेय पदार्थ में, उसमें भी कर लगा दिए, उसमें भी लगान। ठीक है, कब लगाया था? 1824 में। और जंगल उत्पाद 1878, देखिए 1878 में वन प्रबंधन कानून लाया अंग्रेज। और इस कानून के तहत जो वन से उत्पाद होते थे उसमें भी मतलब लगान लगाया, जैसे कि महुआ हो गया या फिर अन्य जो भी उत्पाद है जंगल की। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहले तो राजा को चेंज किया, फिर जमींदारी व्यवस्था ला दिया। जमींदारी व्यवस्था में उसका ज़मीन को नीलाम कर दिया गया और बाहर से लोगों का प्रवेश होने लगा। और जो बाहर से लोग प्रवेश किए उसी को हम लोग कहते हैं दिकू। क्या कहते हैं? दिकू, अर्थात यहाँ के लोगों को दिखाने वाला। और आपको बताते हैं ये इतना बड़ा चक्रव्यूह जो अंग्रेज़ों का था वो कुछ नहीं कर रहे थे। देखिएगा, जब जमींदारी व्यवस्था लागू किया, ठीक है, जब जमींदारी व्यवस्था लागू किया तो जमींदार क्या किए, आप नहीं ज़मीन आप लगाने दीजिएगा तो नीलाम कर दिया जाएगा। तो बाहर से कौन आए? दिकू लोग आए। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों ने, जनजातियों ने जो विद्रोह किया वो जमींदारों के खिलाफ किया, साहूकारों के खिलाफ किया, महाजनों के खिलाफ किया, सेठ के खिलाफ किया, भूमाफिया के खिलाफ किया, और जो बाहर से दिकू आए थे उसके खिलाफ किया। ताकि वो अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ के मरे और हम आसानी से यहाँ पर अपना शासन करें। अंग्रेज पूरी तरह से साइड था। जो यहाँ पर बाहर से आके ज़मीन ले रहे थे उसी का संघर्ष जनजातियों से चलते आ रहा, जमींदारों से चलते आ रहा था। और अंग्रेज बड़ा आराम से इसको देख रहे थे। अनेक चक्रव्यूह में रचते जा रहे थे, यहाँ के लोगों को उलझाते जा रहे थे। ठीक है,
लेकिन कहते हैं कि हर किसी मतलब कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उसका भी अंत होता है, और उसी के माध्यम से कानून भी आया, CNT आया, जो इन सभी समस्याओं का समाधान बना। और देखेंगे हम लोग उसमें क्या है। यहाँ तक आपने देखा तो हो लोग 1820-21 की बात करते हैं, 1820-21 में, और कोल लोग 1831-32 में। 1831-32 में अंग्रेज़ों की इस नीति से जब लगान, इतना ज़्यादा लगान देना, पुतचय कर लगा देना, ज़मीन का मतलब जंगल का सामान यूज नहीं करने देना, तो ऐसा स्थिति में हो लोगों ने और कोल लोगों ने विद्रोह किया। और इसी में से झारखंड का प्रथम सुसंगठित विद्रोह, अगर कोई विद्रोह हुआ तो कोल विद्रोह हुआ। और कोल विद्रोह इतना हिंसात्मक विद्रोह था, अगर आप विद्रोह का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर सारा वीडियो देखें, टोटल विद्रोह का वीडियो अपलोड है। तो उसमें क्या कोल विद्रोह इतना व्यापक था कि अंग्रेज़ों को एक मन में, अंदर में, जैसे अंतरात्मा होता ना, अंतरात्मा में डर पैदा हो गया कि नहीं, यहाँ के जनजातियों पर इतना शोषण करना उचित नहीं रहेगा, या तो फिर उनके लिए कुछ हमको कानून या ऐसा व्यवस्था लाना होगा कि ऐसा विद्रोह नहीं हो। दरअसल कोल विद्रोह बहुत भयानक था, और इस विद्रोह को देखकर अंग्रेज़ को डर पैदा हुआ। और तत्पश्चात 1833 में, याद रखिएगा, 1833 में रेगुलेशन 13 के तहत 1834 में NWFE नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया गया, और यह कोल विद्रोह और हो विद्रोह का परिणाम था। और इसके बाद 1837 में विल्किंसन रूल को लागू किया गया। इसके बाद देखिएगा 1854 में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। 1854 में क्या होता है, कलेक्टरी प्रथा शुरू कर देता है। कलेक्टरी प्रथा मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जिला है, मतलब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र होता था, तो हर क्षेत्र में कलेक्टर हुआ करता था, और उस कलेक्टर के अंदर में एक ज़मींदार होता था जो कि यहाँ के लोगों से लगान लिया करते थे। तो कोल विद्रोह का परिणाम देखकर आपने देखा कि एक क्या कहते हैं, NWFE नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ। साथ ही 1862 में जो युराव लोगों का ज़मीन था, जिसको लोग भुइहरी ज़मीन कहते हैं, उसका सर्वे कराया गया कि वाकई इस सबका ज़मीन जो है, ज़मीन संबंधी जो असंतोष है, इसको ख़त्म करना होगा, तब जाके यहाँ झारखंड, जिस बंगाल बिहार झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें अपना शासन लगातार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नियम लग बनाना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से 1862 में बाबू राखल दास के नेतृत्व में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JPSC के लिए, 1862 में बाबू राखल दास के नेतृत्व में जो युराओं का ज़मीन था, जिसको लोग भुइहरी ज़मीन कहते हैं, उसका सर्वे कराया गया। और यह सर्वे 1869 में पूरा हुआ, जिसकी शुरुआत 1862 में हुआ। और इसके तहत 1869 के तहत 20 साल ऐसा प्रस्ताव बनाया गया कि जो युराओं का ज़मीन है, जो भुइहरी ज़मीन है, उसको 20 साल के अंदर उसका ज़मीन को वापस किया जाए। लेकिन कानून बनाया तो ज़रूर गया, फॉलो नहीं हुआ। फॉलो होता तो शायद विद्रोह कम हो जाता। तो इस प्रकार से आपने देखा, और हम लोग एक बार राष्ट्र में मतलब रिवीजन करेंगे कि क्या हुआ। इसके बाद देखिए क्या हुआ, और क्या कारण था CNT लाने के पीछे। आदिवासी की जो भूमि थी उसको गैर आदिवासी में हस्तांतरण। इसमें आपने देखा कि यहाँ जब जमींदारी बंदोबस्त आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, तो उसका ज़मीन बाहर के लोगों ने आके खरीदने लगा, नीलामी होने लगा, तो दिकुओं का प्रवेश हो गया। अब प्रवेश हो गया तो जो आदिवासी का ज़मीन था, वह आदिवासी ज़मीन कहाँ चला गया, वह ज़मीन गैर आदिवासियों में चला गया। एक पॉइंट। इसके बाद पारंपरिक शासन व्यवस्था का अंत। JPSC का सिलेबस में 8 प्रश्न अर्थात 16 मार्क्स इस टॉपिक से है, जनजातीय शासन व्यवस्था, जिसका वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देखिए, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, अन्य जातीय शासन व्यवस्था। तो वो जो शासन व्यवस्था है उसमें आप क्या देते थे, गांव में अगर झगड़ा होता था तो पढ़ा पंचायत हुआ करती थी, पंचायत होता था, देश मांझी होता था, मोड़े मांझी होता था, प्रधान होता था, नायकी होता था, पुजारी होता था, गोड़ाइत होता था। काफ़ी अच्छा शासन व्यवस्था था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी जो शासन व्यवस्था था उसमें भी हस्तक्षेप किया और उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये थाना, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं सब अंग्रेज़ों की देन है। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था था उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यह भी एक विद्रोह का कारण बना था। इसके बाद दीकू समाज की स्थापना थी। आप देख ही रहे कि बाहर से जब ज़मीन का नीलामी किया तो दीकू का प्रवेश हुआ। धर्मांतरण,
धर्मांतरण जब 1813 में ईसाइयों का आगमन करवाया गया और यहाँ के जनजातियों को बलपूर्वक कहिए, जैसे भी कहिए, माइंडली रूप से प्रेरित करके बोलिए, उस तरह से करके धर्मांतरण कराया गया। और इतना ही नहीं, जो बाहर से दीकू लोग आए, बंगाल से आए, चाहे उड़ीसा से आए, चाहे बिहार से आए, जो आपका छत्तीसगढ़ से जहाँ से भी आए, वो दीकू लोग जब आए तो यहाँ कितना दर्दनाक घटना है, आप कह सकते हैं कितना अमानवीय घटना है। जो राजा महाराजा हुआ करता था, जो किसी क्षेत्र का हुआ करता था, उसी का परिवार का, उसी का पत्नी का, उसी का बेटी को उठा लिया करते थे, उसके बाद यौन अत्याचार करते थे। और यौन अत्याचार करने के कारण भी यहाँ के लोग पूरी तरह से क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ होते गए। बहुत सारे कारण रहे और उन्हीं में से एक कारण था बैठ बेगारी प्रथा। बैठ बेगारी प्रथा, आप हमारा संथाल विद्रोह देखे हैं। संथाल विद्रोह में जब राजमहल के क्षेत्र में वो बन रहा था, क्या कहते हैं उसको, रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक जब राजमहल से बन रहा था तो उसमें क्या हुआ था कि जितना भी संथाल लोगों को था बिना मजदूरी का खटवा रहा था। वह भी संथाल विद्रोह का एक कारण था, याद रखिएगा। तो बिना पैसा का, बिना मजदूरी का यहाँ के लोगों को खटाना, ठीक है, वह भी एक क्या था, बैठ बेगारी प्रथा था। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसा समस्या हुआ। यहाँ की ज़मीन को नीलाम कर दिया गया। जिसने ज़मीन बनाया, चाहे वो खुटकुटी हो, भुईहरी हो, मंझियस हो, कोड़कर हो, वनगांव हो, उसके ज़मीन से उसका अधिकार वंचित कर दिया गया, ठीक है। तो और उनके शासन व्यवस्था में महिलाओं के साथ बैठ बेगारी काफ़ी प्रकार से अमानवीय व्यवहार हुआ। तत्पश्चात यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। पहले तो विद्रोह से मतलब सेठ, महाजन, साहूकार ये सबसे होता था, बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू हुआ। उसी में से हो विद्रोह चुआड़, चेरू, तमाड़, कोल, भूमिज और बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह से पहले एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था सरदारी आंदोलन। देखिए, सरदारी आंदोलन कोई विशेष नहीं था, उसमें क्या मतलब विशेष जनजाति का नहीं था, उसमें सबका था। हो का सरदार मतलब हो का मालिक, कोल का सरदार, मुंडा का सरदार, सबका हेड था, इसलिए उसका नाम पड़ा था संथाली। तो विद्रोह का भी वीडियो अपलोड है, आप सारा वीडियो का, ये सारा विद्रोह का वीडियो देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब लगातार विद्रोह होने लगे तो मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण देखिए, इनमें से आप जितना कारण देखें, इनमें से मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष, जिसको हम लोग कहेंगे भूमि संबंधी कानून। भूमि संबंधी असंतोष क्या था कि जिन्होंने जंगल काट कर जमीन बनाया उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि हो लोग और कोल लोग गए थे असम के चाय बागान में खेती करने के लिए, काम करने के लिए, पैसे के लिए। तो हो और कोल लोग जब असम के बागान में काम करने के लिए गए और वहाँ से जब वापस आए तो उनका ज़मीन पर मतलब क्या कर सकते हैं, से नीलाम कर दिया गया था। तो इस तरह से मुख्य कारण ज़मीन संबंधी असंतोष था। तब जाके बहुत सारे विद्रोह हुए और अंत में जो आपका बिरसा मुंडा का तो जब बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ तो यह भी बहुत ही क्या कहते हैं व्यापक तौर से हुआ था। और बिरसा मुंडा के आंदोलन से अंग्रेज पूरी तरह से लगा कि अब अगर कोई भी एक क्या कहते हैं ऑथेंटिक और ज़मीनी स्तर से अगर कानून नहीं बनाया जाए तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 1902 में और 1903 में 2 सर्वे कराया गया, ठीक है। 1902 में और 1903 में प्रथम सर्वे और द्वितीय सर्वे। लेकिन यहाँ ये भी आता है सवाल, प्रथम सर्वे को कहा जाता है ट्रैवर्स सर्वे, याद रखिएगा, जब बीएससी में आया हुआ सवाल 2016 में। और दूसरा सर्वे को कहा जाता है कैडस्ट्रल सर्वे। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, 2 सर्वे हुआ 1902 और 1903 में। तत्पश्चात जाके 11 नवंबर 1908 को इसका CNT एक्ट जो है, जिसके बारे में लोग कल पढ़ेंगे, अभी तो इसका बैकग्राउंड आज देखें। CNT एक्ट लागू हुआ 1908 में। इसका ब्लूप्रिंट जिसको लिखा था जिसने एक तरह से हाफमैन ने, और इसमें 19 अध्याय और 271 धारा है, जिसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में लोग डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ये आपका बैकग्राउंड था। हालांकि उसी बीच में बहुत सारे कानून अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने के लिए लाना पड़ा था ताकि यहाँ के लोग शांति रह सके। 1869 का छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम जो स्पेशली उरांव के लिए था, उरांव का जमीन का सर्वे कराया गया था। 1879 में छोटा नागपुर एंड टेनेंट प्रोड्यूस्ड एक्ट। 1885 में बंगाल एनएनसी एक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज भूमि संबंधी कानून जो ये सब आया है इसका बैकग्राउंड समझिए। नेक्स्ट पार्ट में CNT का डिटेल्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।